गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। कल आप लोगों के में नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था। टॉपिक का नाम क्या था? जीवाणुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। यही स्टार्ट हुआ था। कल बताया था इसके बारे में थोड़ा सा कि ये 3 प्रकार से होता है ना, बताया था। फर्स्ट था आपका कायिक विधि, सेकंड जो था वो टॉपिक था आपका अलैंगिक विधि, थर्ड इज लैंगिक विधि। ठीक है, ये 3 मेथड आपको आपके जीवाणुओं के जनन में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कायिक विधि की बात करते हैं। कायिक विधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव मेथड। ठीक है, वेजिटेटिव मेथड मतलब कायिक विधि। कायिक विधि में हमें 2 प्रकार की विधियां पढ़नी है। पहला है द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। सेकंड है आपका मुकुलन। मुकुलन मीन बडिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 विधियां पढ़नी है, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन एंड मुकुलन। भाई इंग्लिश में मैं इसलिए लिखती हूँ साथ में, जिससे आप लोगों को अभी से छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि सिर्फ बीएससी के बाद आपकी थोड़ी सी हायर स्टडीज भी आप लोगों को करना है, तो वहां पर आपको ये ही टर्म्स मिलेंगे। ये हिंदी के तो बिल्कुल भूल जाइएगा, दूर दूर तक नहीं है। तो कम से कम टर्म्स तो आप लोग इंग्लिश में कर ही सकते हैं, बाकी सब हिंदी में चल रहा है, चलने दीजिए। ठीक है, तो बाइनरी फिजन और बडिंग, ये दोनों प्रोसेस आपकी आती हैं आपके कायिक विधि में। ठीक है, तो चलिए नंबर बाय नंबर एक एक करके ले लेते हैं हम। फर्स्ट है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। इसमें क्या होता है क्लास, आपके पास कोई भी एक बैक्टीरियल सेल है, मतलब जीवाणु कोशिका है। ठीक है, ये रही आपकी जीवाणु कोशिका।
बाइनरी फिजन में होता क्या है जनरली सेकेंड ईयर, आपके पास कोई भी आपकी जीवाणु कोशिका है, ठीक है, जीवाणु कोशिका में आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा कि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। तो इन जीवाणु कोशिका में थोड़ा सा इस तरीके से क्या किसकी प्रोसेस होगी, कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये एक तरफ से थोड़ा सा दबना स्टार्ट हो जाएगा, हल्का सा दबाव बढ़ेगा इन पर, ठीक है। तो दबाव पड़ने की वजह से धीरे धीरे इनमें किसका फॉर्मेशन हुआ, सेप्टा। ये देखें, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो जैसे ही ये सेप्टा धीरे धीरे करके से बहुत ज्यादा अंदर की तरफ धंसते चले जाएंगे ये, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस जो थी वो यहाँ पे थोड़ी कम हो रही है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या बनेंगे, सेप्टा। ये देखिए यहाँ पे सेप्टा बन रहे हैं ना, ये सेप्टा बन रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो ये बैक्टीरियल सेल थी ये दो सेल में इस तरह से अंदर, अभी फिलहाल ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ही है, ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो गई। किसकी वजह से, ये इस एक सेप्टा की वजह से। ये क्या बन गई, बीच में एक दीवार आ गई इन दोनों कोशिकाओं के बीच में, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, यहाँ पर ये आपकी बैक्टीरियल सेल थी, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस हुई, हल्का सा दोनों तरफ दबाव पड़ा, जिसकी वजह से क्या बने, आपके सेप्टा बने। सेप्टा मीन बीच में, इन दोनों के बीच में एक दीवार आ जाती है, थोड़ी हार्ड होती है। कुछ देर के बाद ये दोनों अलग अलग क्या बना लेती हैं, आपकी पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये आप लोगों ने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। द्विविखंडन तभी पढ़ाया जाता है, इसीलिए इन पर इतना फोकस बार बार बताकर नहीं किया जाएगा। अगर आपको बाइनरी फिजन समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसीलिए इसको ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। बाइनरी फिजन नेक्स्ट जो है, अगर समझ में नहीं आया है सेकेंड ईयर तो आप मुझे बता दीजिए। बाइनरी फिजन बहुत इजी प्रकार होता है। नेक्स्ट है मुकुलन, मतलब बडिंग। इसमें क्या बनते हैं, इसमें बड का निर्माण होता है, मुकुल का निर्माण होता है। इसी के आधार पर, मुकुल के ही ना आधार पर इसे हम क्या नाम देते हैं, मुकुलन की वृद्धि, ठीक है, मुकुलन की प्रोसेस, बडिंग प्रोसेस। चलिए अब जनरली देख लेते हैं ये होता किस तरह से है। सेकेंड ईयर किसी को कुछ परेशानी हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। कंपेयर टू उसको बाद में टाल दें कि बाद में पूछेंगे, बाद में पूछने का कोई टाइम नहीं होता। हाँ भाई, जरा इस डायग्राम पे आ जाए, मुकुलन के डायग्राम पर। इसमें क्या होता है, आपके पास कोई भी आपकी जीवाणु कोशिका है, उसकी कोशिका भित्ति जो है वो एक तरफ से थोड़ी सी पतली हो जाती है, ठीक है, हल्की सी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से किसका निर्माण होता है, आपका एक तरफ बड निकलने लगते हैं, मुकुल, मुकुल समझते हैं ना, छोटी छोटी से मुकुल निकलने लगते हैं। तो ये मुकुल जो है अभी फिलहाल इस फर्स्ट डायग्राम में यहाँ आप देख सकते हैं बहुत छोटा भी, जस्ट इस
स्टार्ट हुआ है मुकुल निकलना, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसके साइज में वेरी कर जाता है, ये अब थोड़ा साइज में इंक्रीज कर गया, थोड़ा बड़ा हो गया साइज में बड़ा होते ही कुछ टाइम के बाद ये आपकी जो मातृ कोशिका जो थी, बैक्टीरिया सेल जो थी, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल मतलब मदर सेल है, मातृ कोशिका है, ये मातृ कोशिका से अलग हो जाती है और क्या बनाती है, पुत्री कोशिका में विभाजित हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से कोई एक मुकुल निकलेगा और क्या बनाएगा, आपकी डॉटर सेल, पुत्री कोशिकाओं में इस तरह से विभाजित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो मुकुल का जो बनने का प्रोसेस है वो किसमें होता है, बडिंग प्रोसेस में, मुकुलन विधि में क्या बनते हैं, आपके मुकुल का निर्माण होता है। समझ में आया सभी को, कोई परेशानी है तो बताइए, ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रिक्शन और सेप्टा में क्या अंतर है बेटा जी, कौन है पहले तो, सौरभ कुमार। अच्छा, देखिए कॉन्ट्रिक्शन मीन होता है, मतलब कॉन्ट्रिक्शन में, आइए पहले इसको रफ करें उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा मुझे। ये देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन मीन होता है ऊपर से और नीचे की तरफ से थोड़ा सा दबाव बनने की वजह से जो एक संरचना आपको मिलेगी वो होती है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन होता है सिकुड़ना, ठीक है। वही सेप्टा मीन होता है ये पूरी तरीके से एक दीवार का रूप ले जा, तब वो कहलाती है सेप्टा। अभी यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्शन मीन होता है थोड़ा सा दबाव पड़ना, कॉन्ट्रैक्शन आप थोड़े से टाइम के लिए बोलेंगे, धीरे धीरे करके वो सेप्टा का रूप ले लेगी, ठीक है, जो धीरे धीरे दृढ़ होती चली जाती है, जिसकी वजह से आपके दो डॉटर सेल होती है, ठीक है। अब सारा सब कुछ क्लियर हो गया क्लास, कोई परेशानी है अब सौरभ बेटा, समझ में आया? मैम ऊपर से पॉज कर दिया करें जब मैं बात करती हूँ। नहीं मैम, ओके चलें नेक्स्ट अपनी प्रोसेस देख लेते हैं अब हम। लैंगिक विधि मतलब जी, ऊपर से पॉज कर दीजिएगा प्लीज, ओ यार नाम ले लिया करो। सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड में आपको 3 मेथड की स्टडी करनी है। पहला होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है, अभी तक बताया था ना, कॉन्जुगेशन मतलब संयुग्मन, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड इज ट्रांसडक्शन, ठीक है। इनकी हिंदी टाइम टू टाइम बताई जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम, लैंगिक विधि में पहले कॉन्जुगेशन से स्टार्ट कर देते हैं अपना, ठीक है। यहाँ एक बार फिर से बात बता देती हूँ क्लास कि सेक्सुअल मेथड में हमें 3 विधियां पढ़नी है। कितनी विधियां? 3 मेथड पढ़ने हैं, कॉन्जुगेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये तीनों मेथड इंपॉर्टेंट हैं, आप कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। वेजिटेटिव पर मैंने इसलिए इतना फोकस नहीं किया था क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेक्सुअल मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो जनरली सेक्सुअल मेथड के नाम से आ जाएगा क्वेश्चन की लैंगिक विधि क्या है जीवाणु में बताइए, या फिर कभी कभी ये रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बताइए, ट्रांसडक्शन बताइए, किसी एक विधि के बारे में, ठीक है। इसीलिए फोकस आपका सेक्सुअल मेथड पर रहना चाहिए। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर, ठीक है। चलिए, संयुग्मन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर, जरा यहाँ ध्यान दें। संयुग्मन की जो क्रिया होती है, इस प्रक्रिया में क्या होगा, आपके पास दो बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने दो बैक्टीरिया लिए हैं, मतलब दो जीवाणु लिए हैं, जिसमें एक जो होता है वो होता है डोनर सेल। डोनर सेल मतलब दाता है। ये क्या है, ये दाता कोशिका है और ये ग्राही कोशिका होती है। रेसिपिएंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ग्राही, ठीक है, और डोनर को दाता। तो यहाँ पे आपने दो बैक्टीरिया दिए हैं, जो उसमें से एक जो है कोशिका वो दाता कोशिका है और एक ग्राही कोशिका होती है। भाई पहले तो आप डायग्राम देख लें, ये जो सेल लिए हैं मैंने बैक्टीरियल सेल, यहाँ पे ये क्या है, बैक्टीरियल जीनोम। बैक्टीरियल जीनोम में डीएनए है आपके बैक्टीरिया का, अदरवाइज आप इसे क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। सभी लोग को तो पता है ना, कल बताया था मटेरियल में। चले, यहाँ पर एक अलग स्ट्रक्चर बताया गया था कि आपके बैक्टीरियल जीनोम के अलावा भी एक अनुवांशिक पदार्थ मौजूद रहता है जो एक्स्ट्रा रहता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड नाम देते हैं, जो किसी किसी बैक्टीरिया में पाया जाता है, किसी किसी में वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें ये प्लाज्मिड मौजूद था, हमने एक तो वो वाला बैक्टीरिया लिया और एक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया लिया जिसमें ये एब्सेंट था, ठीक है। इससे आप लोगों को याद हो तो मैंने इसे नाम दिया था एफ फैक्टर, है ना। इसे हम क्या नाम देते हैं, एफ फैक्टर के नाम से जानते हैं, या फिर सेक्स फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसकी प्रेजेंस मतलब इसकी उपस्थिति के कारण ही इसे हम क्या नाम देते हैं, एफ पॉजिटिव। इसमें ये अनुपस्थित है, इसीलिए हम इसे क्या नाम देंगे, एफ नेगेटिव, ठीक है। ये मेल है भाई। हमारा जो देश है वो कैसा होता है, पुरुष प्रधान देश माना जाता है जनरली,
ठीक है, तो यहाँ पर डोनर जो है वो क्या है, मेल लिए हम लोगों ने, और जिसमें ये नहीं है, ठीक है, मतलब F नेगेटिव, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल सेल। समझ में आया सभी को? चले, इसमें इन दोनों में जब संयुग्मन की क्रिया होगी तो वो क्रिया कैसे होती है? आप लोगों को अगर याद हो तो जब बैक्टीरिया का डायग्राम बनवाया था, तो बैक्टीरियल के डायग्राम के दौरान यहाँ पर मैंने पिलाई निकाले थे, याद है ये पिलाई, है ना? तो अब ये प्रक्रिया इन्हीं के द्वारा होती है कि ये पिलाई आपस में अटैच हो जाते हैं। ये देखिए, इन दोनों में जो पिलाई प्रेजेंट होंगे, जैसे ही दोनों कोशिका पास पास आती हैं, इनकी पिलाई जुड़कर एक नलिका का निर्माण करती है। ये नलिका देख रहे हैं आप, ये नलिका दिख रही है, इसे बोला जाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब, यानी कि संयुग्मन नलिका। ठीक है, यहाँ पर किसका निर्माण होता है, संयुग्मन नलिका का निर्माण होता है। संयुग्मन नलिका की वजह से इसमें से ये जो आपका प्लाज्मिड मौजूद था इस F पॉजिटिव में, क्या होता है जनरली, एक सिरे से टूट जाता है और टूटने के बाद ये रेखीय क्रम में आ जाता है। रेखीय क्रम मतलब लीनियर फेज में आ जाएगा। ये रेखीय क्रम में आने के बाद ये अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, ये आपको बताया था, स्वतः रेप्लिकेशन कर सकता है, जैसे डीएनए कर सकता है रेप्लिकेशन की प्रोसेस, प्रतिकृति बना सकता है, अपने रेप्लिका बना सकता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई दिए थे। ठीक है, तो जैसे ये लीनियर फेज में आएगा, रेखीय गति में आते ही ये इस संयुग्मन नलिका के द्वारा होते हुए, कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है इसमें से होते हुए ये दूसरी जो आपके पास कोशिका है उसमें स्थानांतरित होगा। ये देखें, हो रहा है इसमें से प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये स्थानांतरण की जो ये प्रक्रिया है ये तब तक चालू रहेगी जब तक कि आप दोनों, इन दोनों के बीच में ये एक संयुग्मन नलिका जो है बनी रहेगी। सपोज करो इन दोनों कोशिका के बीच में ये जो संयुग्मन नलिका है ये बहुत कम समय के लिए आती है पास में। ठीक है, फटाफट से आते ही थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा ये इन्होंने इतना जा पाया है बस ये प्लाज्मिड, उसके बाद ये संयुग्मन नलिका गायब हो जाती है ना? तो क्या होगा, ये इतना ही बस इसके अंदर जाएगा और अपनी रेप्लिकेशन करेगा, प्रतिकृति बनाएगा, अपनी प्रतिकृति में वो अपनी कॉपीज बनाएगा और फिर पूरा प्लाज्मिड बनाएगा। या कभी कभी क्या होता है, इसमें से अच्छा खासा अमाउंट इसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये देखें, इसमें से प्लाज्मिड इसमें से स्थानांतरित हो रहा है। जैसे ही ये स्थानांतरित होगा, सपोज कीजिए ये आधा स्थानांतरित हो गया, तो आधा स्थानांतरित होने की वजह से जो रह जाता है वो अपनी यहाँ पर प्रतिकृति बनाएगा, और जो यहाँ पर आधा भाग स्थानांतरित हो गया है वो आपके दूसरे जो आपके रेसिपिएंट ग्राही कोशिका है, ग्राही कोशिका में स्थानांतरित होने के बाद वहां पर अपनी प्रतिकृति बनाएगा। अब देखें आप, आपके पास ये दोनों, यहाँ पर दोनों अलग अलग कोशिका थी, एक मेल एक फीमेल, एक डोनर एक रेसिपिएंट। ठीक है, यहाँ पर दोनों बराबर हो चुकी है। अब यहाँ पर अब इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहा है। अब क्या होता है, ये जो संयुग्मन नलिका है ये धीरे धीरे हट जाती है, ये दोनों कोशिका हट गई अब और अपनी दो अलग पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो गई। पुत्री कोशिका मतलब डॉटर सेल में। ठीक है, ये डॉटर सेल में विभाजित हो गई। अच्छा, अब ये देखिए, ये दोनों ही कोशिका जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई, किस में चेंज हो गई, वो दोनों ही डोनर सेल में। अब ये भी डोनर सेल है और आपकी ये भी डोनर सेल हो गई। यहाँ पर हमने एक डोनर ली थी, एक रेसिपिएंट ली थी, क्योंकि डोनर में भाई प्लाज्मिड होना तो लाजमी है, प्लाज्मिड तो होना चाहिए। इसके पास प्लाज्मिड नहीं था तो उसने यहाँ से डोनेट कर दिया अपना प्लाज्मिड उसमें। ठीक है, अब इसने जब डोनेट करने के बाद या डॉटर सेल जो हमें पुत्री कोशिकाएं, जो दो पुत्री कोशिकाएं मिली हैं, ये दोनों ही पुत्री कोशिकाएं अब क्या कहलाई जाएंगी, आपकी डोनर सेल। अब ये भी F पॉजिटिव हो गई, ये भी आपकी F पॉजिटिव हो गई, जबकि वहां पर वो क्या थी, आपकी F नेगेटिव, क्योंकि इसमें F फैक्टर था ही नहीं, एब्सेंट था, है ना? तो संयुग्मन की क्रिया समझ में आई? किसी को कोई परेशानी है संयुग्मन से रिलेटेड तो पूछे, पॉज करें।